मुबारक हो, पाकिस्तान 76 बरस का हो गया। जिद्दोजहद, अजीमतों, कुर्बानियों और शहादतों की अमीन मुमलिकत का ये सफ़र बेशबहा कामयाबियों से इबारत है। नेक नामियों का हासिल है आलमी किरदार की एक मुतबर्रिक दास्तान। अस्करी और हरबी क़ुव्वत में ढलने की कामयाब जिद्दोजहद है। वहीं नाकामियों और नामुरादियों की भी तवील फहरिस्त कौम के नामा एमाल का हिस्सा है। जैसे ज़बरदस्त आलमी किरदार के बावजूद कई अहम मौक़ों पर मिलने वाली आलमी तन्हाई, मादनी दौलत से माला माल मगर मुआशी आशारिये बदतरीन, जमहूरी तसलसल में बार बार तातुल, कर्ज की दलदल, आलमी दबाव का सामना, सियासी तौर पर मुनक़सिम कौमी रवैया, बेलगाम अशराफिया, टैक्स चोर कारोबारी और हाल मस्त अवाम। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान आज भी हमारी उम्मीद और हमारा यकीन है, बेहतरीन मौक़ों की सरजमीन है। मैं हूँ ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। 77वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से आज हम अंधेरों में उम्मीदों के चिराग जलाएंगे, मायूसियों का गला घोंट कर आस और यकीन की लौ भड़काएंगे, खदशात की चट्टानें काट कर तवक्कुआत की शाहराह तामीर करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान मौक़ों की सरजमीन है, हमारी उम्मीद और हमारा यकीन है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान को कहाँ देखता है। अब मैंने सुना आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, अभी भी आप गा रहे थे, कोई मिली नगमा तो सुनाए पाकिस्तान के लिए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। चलती रहे ये जिंदगी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। तालियां होनी चाहिए पप्पू भाई के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या खरीदारी की है आपने? सूट लिया। सूट लिया। वैसे सूट तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, ये देखो जरा। चूड़ियाँ और अच्छा मुझे ये बताओ, कैसे मनाती हो अपनी 14 अगस्त को आप? सही बनाती हूँ। सही मनाती हो? ये सूट पहनोगी, चूड़ियाँ पहनोगी? घर में सब तैयार होते हैं, भाई वगैरह भी तैयार होते हैं, मामा भी तैयार होती है। बताओ सब तैयार होते हैं। बाबा के साथ ही आती हो हर साल शॉपिंग के लिए? उन्हें को जाते हैं, हम ईसन जाते हैं वहाँ पर। कहाँ जाती हो? वो जब 21 तो सलामी होती है। अच्छा, सलामी देखने के लिए भी जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, पकड़ लीजिए बेशक आप, कि बच्चों को जब हमने पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम देना है, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा क्या करें वालिदैन कि बच्चों को भी वो मस्बत मैसेज पहुंचे। और आप खुद भी बताइए कि इतना साल हो गया आपको पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? जी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने सब कुछ दिया वहाँ, बेशक। क्योंकि अगर बाहर को किसी को देखें तो बाहर वाले तो हमें जूतियाँ ही मारते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी इज्जत और जो हम लोगों को मिला बाहर नहीं के मिलेगा, एक तो ये। और जितना हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ करके ये हासिल किया, अगर हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलें तो कोई हमारी तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता। मजबूरी हम लोगों की क्या है कि हम लोग वो जो हमें बताया गया है कि सुबह उठ के शाम तक हमने मेहनत करनी है, ठीक है कि नहीं, वो हमें नहीं पता एक दूसरे का। हालात जो है हम लोगों ने खुद बेकाबू कर दिए हैं। गलत क्या करा हुआ जी, पाकिस्तान में गलत है, लोग गलत हैं, वो गलत हैं। सुबह उठें, अगर जैसे 14 अगस्त का दिन जिस दिन शुरू होता है, असूलन क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि सुबह उठें, सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद जहाँ जहाँ आपकी यादगारें हैं वहाँ जाएँ, बहुत खूब। ठीक है नहीं, बड़े बड़े लोगों के कब्रिस्तानों में जाएँ, कब्र पे जाए, फातिहा नहीं करें, घर के अंदर फातिहा नहीं कराइए उनकी सारे सवाब के लिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बना है, बेशक। ठीक है नहीं। ये नहीं कि वो बाजे लेके गाजे लेके सारा दिन हला ला ला, वो चीज़ नहीं। ये आज़ादी का मतलब नहीं है। ये जो हो रही है, आज़ादी का मतलब है कि हर एक को याद करा जाए इस दिन के दिन जिस दिन खुदा ने कुर्बानियाँ दी हुई। हसन और मोहसिन मेरे साथ मौजूद हैं और हसन और मोहसिन भी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हसन, क्या उम्र है आपकी? मेरी 11 साल। यार माशाल्लाह माशाल्लाह। और मोहसिन आपकी क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। मोहसिन, आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो? आज का दिन हम लोग जश्न आज़ादी के
دعائیں مانگتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی اور ہمیں جو دوسرے دشمن ممالک ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی. اس بات میں دعا مانگتے ہیں, جشن آزادی مناتے ہیں اور باہر اور دوسری جگہوں پہ سیلیبریشن کرنے جاتے ہیں. مینار پاکستان, بادشاہ مسجد, شاہی قلعہ, ایسی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں. واہ بے واہ محسن, محسن تو بڑی پیاری بات کر رہے ہیں. حسن, اب آپ مجھے یہ بتاؤ, بھیا نے تو بتا دی کہ ان جگہوں پر آپ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہو, ان ساری جگہوں میں آپ کی فیوریٹ جگہ کون سی ہے؟ میرا مینار پاکستان. مینار پاکستان. اور لے کے کون جاتا ہے؟ پاپا. بابا لے کے جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جشن آزادی بہت بہت مبارک. ساری سنو کی ٹیم کو بہت ساری مبارک, بلکہ آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو, جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں ان سب کو یہ جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم آزادی کا, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. سمامن, آپ بچپن میں کیسے مناتے تھے 14 اگست؟ ہم بچپن میں انتہائی سادگی کے ساتھ منایا کرتے تھے. یہ باجے اور یہ جو جتنا بھی انوویشن نظر آ رہا ہے یہ ہمارے بچپن میں نہیں تھا. ہاں, لیکن اپنے بچوں کو بھرپور موقع دے رہے ہیں آپ. ابھی ان کے اندر ہمیں اپنا بچپن نظر آتا ہے, بہت پیاری بات. تو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستانیوں کو سلامت رکھے, اور خاص کر پاکستان کی فوج کے لیے, افواج پاکستان کے لیے دعا ہے. اللہ پاک ہمارے فوجی بھائیوں کو سلامت رکھے اور ان کی قربانیوں کو, شہداء کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ کی بچپن میں 14 اگست کیسی ہوتی تھی؟ ایسی ہی ہوتی تھی جیسے یاد ہے. سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہیں بچپن میں؟ جھنڈیاں لگانا پسند ہوتا تھا یا باہر نکل کے گھومنا پھرنا؟ باہر نکلنا, ایک مینار پاکستان جائیں, قلعہ دکھائیں ان کو, چیزیں اچھی اچھی طریقے کی چیزیں ہو, پتا ہو کہ بھئی ان کو بھی 14 اگست ہے. اگر خالی باجے بھی جانا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے. آج کے والدین کو کیا میسج دیں گے کہ 14 اگست کو اس انداز میں منائیے؟ میں تو یہی کہوں گا والدین سے کہ سب بچوں کو لے کے باہر گھومیں, ان کو بتائیں کہ 14 اگست کیا ہے, ہمارے بڑوں نے کس طرح اس کو حاصل کیا ہے. السلام علیکم. آپ جشن آزادی مبارک. خریداری کے لیے آئی ہیں؟ جی, کیا کیا لے رہی ہیں؟ بچے کے کپڑے لے رہے ہیں, باجے لے رہے ہیں اور بیج اچھا, وغیرہ. مجھے ہر جگہ پہ سب بڑے سب بچے باجے خریدتے ہوئے بہت نظر آ رہے ہیں. یہ باجوں کا شوق کب سے بڑا ہے؟ تو ظاہری بات ہے, اور 14 اگست ہے تو وہ منائیں گے اچھے طریقے سے. اور امی سب سے زیادہ 14 اگست والے دن کہتے خدا کا واسطہ یہ باجے بجانا بند کرو. آپ وہ والی امی نہیں ہے؟ بچوں نے باہر بجانے, گھر میں تھوڑی بجانے ہیں. لیکن باہر بجا بجا کے تو محلے والوں کی حالت کرتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بس ایسے ہی ہے نا, ابھی 14 اگست آئی ہے تو کس علاقے میں رہتی ہیں آپ؟ ہم تزاباتے میں. کہاں پہ؟ تزاباتے میں, گھوڑے شاہ چوک. تھوڑے شاہ چوک والے یاد رکھ لیں, یہ والی آپ ہی. ان کے بچے اگر باجے بجائیں گے نا تو پھر آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ بچپن میں 14 اگست کیسے سیلیبریٹ کرتی تھی؟ ہمارے میں اتنا نہیں تھا, گاؤں میں رہتے تھے ہم, ہمارے میں اتنا نہیں تھا. اب پتہ شہر میں اور ماحول ہے, گاؤں میں اور ماحول ہے. اچھا, گاؤں کا ماحول الگ ہے, شہر کا ماحول الگ ہوتا ہے. جشن آزادی بہت بہت مبارک آپ کو. مجھے یہ بتائیے, آج کے دن پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ شوق سے منائیں, بس شوہر و گول سے. آپ کو پتا آزادی کا دن ہے, اس دن پتا پاکستان آزاد ہوا تھا. چھوٹے بچوں کی اگر آزادی کی سیلیبریشن ہو تو والدین کو کیا میسج دیں گے کہ بچوں کو آج کے دن اس طرح سے سیلیبریشن کروائے؟ میرا میسج یہی ہے والدین سے کہ بچوں کو باجے دلانے کی بجائے ان کو نا درخت لے کے دیں, وہ گھروں میں لگائیں, لے کے دیں. بڑا پیارا پودے لے کے دیں, گھروں میں لگائیں. یہ اسی میں ہماری خوشحالی ہے, زندگی ہے, اور بقایا یہ زندگی کے معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں. بالکل ایسے ایسے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں, ضرور سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر, اتنے زیادہ باجے کس کے لیے لیے؟ سیل کرنے کے لیے. سیل کرنے کے لیے. سیل کرنے کے لیے لیے ہیں. اچھا, کتنے کا دو گے ایک باجا؟ 100 روپے کا. 100 100 روپے کا باجا دو گے, اور خود کیا پہنو گے؟ کپڑے لے رہے ہیں, بولو کپڑے لے. کپڑے لینے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ, شلوار قمیض پہنو گے یا نیکر اور شرٹ پہنو گے؟ کیا پہنو گے؟ نیکر اور شرٹ پہنو گے. گرمی ہے نا, اس لیے بہت زیادہ. چلو تیاریاں کرتے رہو اپنی. آگے چلتے ہیں, بہت سارے بچے بہت ساری سیلیبریشن میں مصروف ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں پاکستان کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو ابھی دیکھو, ابھی تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی ارادہ کیا ہے سب نے, ساری پارٹیوں نے بھی اور ہماری افواج پاکستان نے بھی, کہ انشاءاللہ نیکسٹ دن اچھے آئیں گے.
तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरी की उम्मीद अभी भी बाकी? जी 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 बिल्कुल है, क्यों नहीं। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए, बचपन में कैसी 14 अगस्त मनाते थे? बचपन में हम गलियों में बाजारों में हमारे हाथ में झंडे होते थे, दौड़ लगाते थे, बड़ा जोश होता था कि 14 अगस्त आया है। सर, पाकिस्तान 76 बरस का हो गया और जिंदगी का एक अरसा तो आपने भी पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान ने आपको क्या दिया? पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है, पाकिस्तान ने अनमोल हीरे दिए, पाकिस्तान को ऐसे सियासतदान दिए जिन्होंने मुल्क को संभालना था, बाद में अवाम का बेड़ा गर्क किया। सब ने मुंह पे ऊपर नारा खुशहाली का रखा और हमें अजाब में डाले रखा। अपनी जदाद बनाते गए, हमें दूध रोटी घी चीनी के पीछे लगा दिया, आपको आपकी ज़रूरियात के पीछे लगा दिया। जिसका जहां बस चला उसने उसको वहां काट दिया। पाकिस्तान फूलों का चमन, चांद तारों का वतन। इन्हीं फूलों और चांद तारों से आपकी करवाएंगे मुलाकात, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कम मौके, नाकाफी सहूलियात, अकरबा परवरी का कल्चर, सिफारिश और रिश्वत का आम चलन, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कुछ सर फिरे हर साल सर उठाते हैं, अज़्मो यकीन का परचम लहराते हैं और फिर खेल के किसी मैदान या बुलंद तरीन चट्टान पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर डालते हैं। ऐसे ही कुछ सरफिरों से मिलेंगे जिन्हें पाकिस्तान की हैसियत से मिलने वाली आलमी शनाख्त पर बेहद फख्र है। आइए मिलते हैं मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, सेहत, तालीम और इंसाफ के शोबों में पाकिस्तानियों के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले नौजवान वकील फहद शहबाज को रवा साल उनकी खिदमात पर बरतानवी हुकूमत ने लेडी डायना अवार्ड से नवाजा, जो बिलाशुबा उनके लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जब अवार्ड उनके नाम किया जा रहा था, उनकी खुशी कितनी दीदरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया फहद अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आपको इस टाइटल के लिए नॉमिनेट किया गया और आपको जब ये टाइटल दिया गया, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे और किस कारनामे पर आपको लेडी डायना अवार्ड से नवाजा गया? सबसे पहले ये जो लेडी डायना अवार्ड का इदारा है, ये 1999 में बरतानवी हुकूमत ने जो लेडी डायना थी उनके नाम की वजह से और जो उनकी शोहरत थी ख़ास तौर पर समाजी काम, उसकी वजह से ये इदारा बनाया था। इस इदारे को जो निगरानी करती हैं वो शहज़ादा विलियम और शहज़ादा हैरी करते हैं। तो इस साल का जो डायना अवार्ड है, जहाँ दुनिया में बहुत से नौजवानों को दिया गया है, और ये डायना अवार्ड इस वजह से दिया जाता है कि अगर आपका कोई काम जिसका कौमी सतह पर या बैन अवी सतह पर किसी तरह से इम्पैक्ट हो तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। मुझे भी मिला है और बहुत से पाकिस्तानियों को इस साल भी मिला है और इससे पहले भी पाकिस्तानियों को मिलता आ रहा। अच्छा फहद, नौजवानों की बहबूद के हवाले से अब तक काम क्या किया आपने और आइंदा क्या इरादे रखते हैं? देखिए, 2015 में हमने एक इदारा बनाया था, यूथ जनरल असेंबली। क्योंकि हम ये समझते थे कि 18 से 25 साल का एक नौजवान है, वो पाकिस्तान का बाशऊर शहरी, पाकिस्तान का वोटर तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अमली सियासत के अंदर या पाकिस्तान में नौजवानों की सियासी शमूलियत के अंदर उनका किरदार नहीं है। क्योंकि 68% आबादी पाकिस्तान में नौजवानों की है और हम ये समझते थे कि ये जो नौजवान हैं, गो के ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर होना ये चाहिए था कि हर फैसले के अंदर नौजवानों को शामिल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने हुकूमत के दरमियान में और नौजवानों के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करने पर यूथ जनरल असेंबली का क़याम किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सन 2018 में एक शैडो कबीना बनाई गई। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जहां दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में एक चीज़ है कि जिस तरह से ही हुकूमत आती है तो उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर होता है वो अपने जो जमात के लोग होते हैं उनके नाम देता है कि ये बतौर शैडो कबीना के तौर पे काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई रवायत मौजूद थी, तो यूथ जनरल असेंबली में 2018 में इस रवायत की बुनियाद रखी। बहुत शुक्रिया आपका फहद शहबाज अपना वक्त देने के लिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मैं कहूँगी कि बेहतरीन तजावीज़ जो है वो आपने सामने रखी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये शेर तो हम बचपन में कई बार सुनते आए हैं, लेकिन सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जिंदगियों को इन अशार के मुताबिक ढाल लेते हैं। सलाहियतों से भरपूर, ज़हनी तौर पर बेदार, आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का अज़्म रखने वाले पुरअज़्म और पुरहौसला पाकिस्तानी नौजवानों के होते हुए मायूसी कुफ्र है। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस इंजीनियर, आइए उनसे मिलते हैं कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस खातून इंजीनियर होने का जो एजाज़ उन्होंने अपने नाम किया। मैं बात कर रही हूँ अरूबा फरीदी की।
یہ کیسے انہوں نے اپنے نام کیا؟ کیونکہ انجینئرنگ تو ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ لڑکوں کا رجحان ذرا زیادہ ہوتا ہے بنسبت بچیوں کے، خواتین کے، لڑکیوں کے. تو دیکھیے روبا اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایک میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے، لیکن اب جو میں دیکھتی جا رہی ہوں کہ کافی ساری خواتین جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا میرے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے. تو آج میں جہاں بھی ہوں صرف اپنے پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے، اور جتنے بھی میرے سینئرز ہیں جو کہ مجھے سپورٹ کرتے رہے اس ساری جرنی میں، آج ان کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں. اپنے جذبات میں کچھ اس طرح سے ہی بیان کروں گی کہ آنے والے سارے اسٹوڈنٹس کو، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، بگنرز ہیں، میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جس طرح میں نے محنت کی ہے اپنے پاکستان کے لیے، آپ بھی آگے آئیں، محنت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. نوجوانوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ نان میرٹ کلچر کی وجہ سے مایوس نہ ہوں، اپنی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح کی اپرچونیٹیز آگے آتی رہتی ہیں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں منزل انہی کے لیے ہے. پہاڑ جیسا حوصلہ اور بادلوں جیسی اڑان، یہ ہے پاکستانی نوجوان. جی ہاں، دنیا کا کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف. پاکستان کے نام پر جب کوئی کامیابی اپنے نام کرتا ہے تو سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سر بلند کرتا ہے. اس وقت شہروز کے جذبات کیا ہوتے ہیں یہ ذرا انہی سے جان لیتے ہیں. شہروز بتائے گا کم عمر ترین کوہ پیما کا اعزاز آپ نے اپنے نام کیا. جب بھی آپ یہ پرچم سر بلند کرتے ہیں، کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، اس وقت آپ کا جذبہ کس حد تک دیدنی ہوتا ہے، اور اس جذبے کو سراہنے والے آپ کے گھر والے ہوں یا پھر جتنے بھی پاکستانی ہیں، ان کا جب آپ رد عمل دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ الحمدللہ ایز اے پاکستانی رہائشی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنے ملک کو اتنی بلند و بالا چوٹیوں پہ جو ہے وہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے. ایسا ملک جس سے مجھے آئیڈینٹی دی ہے، جس سے مجھے ایک پہچان دی ہے کہ میں پاکستانی، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس ملک کا جھنڈا جو ہے وہ لے کے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پہ جاؤں. بالکل. اچھا شہروز، میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں بہت سارے لوگوں کے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے تو ضرور نوازتے ہیں، لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت کہیں نہ کہیں ہمیں وہ پرشکوہ نظر آتے ہیں. ان کے شکوے ہوتے ہیں کہ وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سلیوٹ ہے آپ جیسے ہمارے سبھی نوجوانوں کو کہ کم وسائل کے باوجود آپ لوگ یہ اتنے بڑے بڑے اعزازات حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ہمیشہ سے پاکستان میں سپورٹس کے اندر جو ہے کرکٹ کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی سپورٹ اور باقی چیزوں کی سپورٹ نہیں رہی ہے. لیکن پھر بھی نوجوان نسل اگر کر رہی ہے تو اس میں آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو اس چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ کب تک وہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے ملک کا نام اسی طرح اپنے بلبوتے پہ روشن کرتی رہے گی. ایک ٹائم اس طرح کا آئے گا جب وہ بھی تھک جائیں گے میری طرح، اور وہ بھی جو ہے وہ ہر کسی قسم کی چیز سے ہاتھ چھین لیں گے. لیکن ایز اے پاکستانی شہری اور اتنے خوشگوار موقع پر جو ہے میں کسی کانفلکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اسپورٹس مین کو عزت دیں. شہروز، ملک میں مہنگائی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی بھی وہ آپ کے سامنے ہے، فائنینشیل ایشوز بھی ہمیں بڑا ستا رہے ہیں، بڑا بے چین کیے ہوئے ہیں. اس سب کے باوجود کیا آپ بھی پاکستان کے حوالے سے کسی مایوسی کا شکار ہیں یا انتہائی پرامید؟ جیسے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس سے ایک ایسا گروہ بنے گا، ایک ایسا کامیاب گروہ بنے گا جو آف کورس ملک کی ترقی کے لیے قابل فائدہ ہوگا. تو میرا خیال سے کہ ہمیں جو ہے وہ، میں پرسنلی ایز اے اسپورٹس مین پولیٹیکل اور ریلیجن طور پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک ایڈوائس دوں گا اگر نوجوان نسل کی بات ہے اس میں، کہ آپ ہمیشہ ہمت مت ہاریے، بڑے خواب دیکھیے اور ان خوابوں کو پورا کیجیے. پاکستانی دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے جو کہ کم ترین سہولیات کے باوجود تعلیم سے لے کر کھیل تک ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے میں سوات سے تعلق رکھنے والی عائشہ ایاز نے گزشتہ ماہ عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈلز اپنے نام کیے. 8 سال کی ہیں، چھوٹی سی ہیں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ 7 بین الاقوامی مقابلوں کی میڈلسٹ ہونا بھی عائشہ ایاز کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. کیا رائے رکھتی ہیں وہ؟ آگے کیا کرنا ہے چھوٹی سی عائشہ نے، اور کتنی مزید پیشنیٹ ہے؟ آئیے انہیں سے جانتے ہیں. میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کہ میرے نام کے ساتھ پاکستان کا نام بھی آ جاتا ہے، اور پاکستان کا فلیگ میں آؤٹ کنٹری میں اوپر کرتی ہوں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ میرے محنت کا صلہ بھی مجھے اس وقت دیتا ہے. نہیں، میں تو ان کے ساتھ ایجوکیشن بھی کرتی ہوں اور ساتھ دینی تعلیم بھی کرتی ہوں، اور آگے پلان میرا جو ہے وہ اولمپکس ہے. انشاءاللہ اولمپکس میں بھی میں میڈل جیتی رہوں گی اور پاکستان کا نام بھی روشن کروں گی. میرے بابا نے بچپن ہی سے ابھی تک مجھے سپورٹ کیا، اور انہوں کی وجہ سے آج میں باہر ملک بھی جا چکی ہوں اور انشاءاللہ اور بھی جاؤں گی. اور ابھی فیڈریشن نے مجھے بلایا ہے کیمپ کے لیے، اور میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں.
और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का, कर्नल वसीम अहमद सर और मुर्तज़ा हसन बंगश सर का, कि उन्होंने मुझे कैंप में भिजवाया है। और यहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरी मदर भी मेरे साथ है और उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी गुड न्यूज़ मेरे लिए ये है कि अभी कोच भी मेरे लिए लड़की आई है, मैम नाजिया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अभी मेरे ट्रेनर बन गई है। 14 अगस्त है वो तो बहुत ही अच्छा दिन होता है, ये साल में एक मरतबा आता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिन होता है। हमारे जज्बे और हमारे फ्लैग इस वक्त बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और फ्लैग बहुत ही बड़ा जगह पे लोग रखते हैं और सब बच्चे अब बाज़ार चलते अपने लिए 14 अगस्त के लिए तैयारी करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिन है। इंडिपेंडेंस डे जो है इनका एहतराम कीजिए, ये बहुत ही प्यारा दिन है और आप इसको ज़ाया ना करें। खून में नहलाई आज़ादी की दास्तान, लाखों मुसलमानों के लहू का खिराज, हमारा पाकिस्तान आज मवाक़ों की सरजमीन है। उम्मीद है और हमारा यकीन भी। बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं तहरीक पाकिस्तान के कारकुन गोल्ड मेडलिस्ट मियां इब्राहिम ताहिर से और उन्हीं से जानते हैं कि काफिला इश्क की राह में खून की कितनी नदियां रवा रहीं, कितने सरबरीदा लाशें शिकस्ता राहों में मिले, कितने बच्चे माओ से बिछड़े और कितनी माएँ बहनें बेटियां राह आज़ादी के सफ़र में गुम हो गई। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मियां इब्राहिम ताहिर कारकुन तहरीक पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने अपना वक्त हमें दिया। ताहिर साहब, आप पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल रहे। 1947 के दिलखराश हालात के बारे में तो थोड़ा हमें बताइए, इस नौजवान नस्ल को बताइए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी बड़ी बड़ी और कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी। उस वक्त एक नारा लगता था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। मियां साहब, तहरीक पाकिस्तान के जी मैं बुनियादों में हज़ारों बच्चियों की इस्मतों का लहू भी शामिल है। अब मैं उन हालात को जब गौर से देखता हूँ या तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हालात ऐसे थे, जो बच्चियाँ 50,000 के करीब हमारी बच्चियाँ उस वक्त अगवा हुई थी, जो गैर मुस्लिमों की दरिंदगी का शिकार हुई। अब उनके लिए दोनों मुल्क जो थे उनमें ज़िंदगी और मौत का सवाल था। जो गैर मुस्लिमों को बच्चे पेट में लेके पाकिस्तान आ रही थी, उनके अपने बाप और बेटे और भाई उनको कत्ल कर देते थे। और जो वहाँ रह गई वो गैर मुस्लिमों के बच्चों की माएँ बनी, लेकिन उनको ज़िंदगी तो नसीब हुई। अब जब बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन के बकौल जब अगवाशुदा औरतों को वहाँ से ढूंढ के निकाला जाता था, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी, हम किस मुंह से पाकिस्तान जाएं, हमारी इस्मतें लुट चुकी हैं। वहाँ जाएंगी, हमारे अपने भाई बाप हमें कत्ल करेंगे। यहाँ रहेंगी, हम कम गैर मुस्लिमों को बच्चों की जन्म तो देंगी, लेकिन ज़िंदगी तो हमें बहाल रहेगी। ये ऐसे हालात हैं कि बयान करते हुए भी आंसू नहीं रुकते। ये सब मज़ीद तारीख़ आपसे क्या सुनी जाए, जितना सा मुख्तसर सा हवाला भी आपने दिया है उसी को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ख़वातीन की किस्मत दरी के जब मामलात होते हैं, अगर आप एक लम्हे को अपने बारे में, अपने वालिदैन में, अपनी वालदा, अपनी बहन बेटियों के बारे में रखकर सोचें तो रूह कांप उठती है। ये फरमाइएगा कि जद्दोजहद आज़ादी में भी आपने शमूलियत इख्तियार की, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म से मुलाकात हुई, उनसे मिले कभी आप? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ना सिर्फ मैंने देखा है, बल्कि उनसे थपकी भी ली है। माशाल्लाह। ये था कि मेरे एक मुसलमान उस्ताद ने, जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था, उसने कहा कि बाबा जी जलंधर स्टेशन पर तशरीफ़ ला रहे हैं।
बाबा जिना उनको कहा जाता था, उस वक्त कहते आज़म उनको कोई नहीं कहता था। बाबा जिना जलंधर तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा। तो मैं वाले साहब से बज़िद हुआ कि मैं बाबा जिना को देखने के लिए जलंधर जाना चाहता हूँ। हमारी एक फूफी वहाँ आली मोहल्ले में ब्याही हुई थी। वाले साहब मेरी ज़िद के आगे मुझे लेके एक रात पहले जलंधर चले गए। मेरी पैदाइश रियासत कपूरथला की है और रियासत कपूरथला में मेरी पैदाइश का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लामा इकबाल इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी 21 अप्रैल 1938 ये मेरी पैदाइश का दिन है। और वाले साहब वहाँ पहुँचे हम एक रात पहले, तो बाबा जिना को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर इतना हजूम था, तिल धरने को कहते हैं कि जगह नहीं थी। उस वक्त बाबा जिना ही कह रहते थे। तो वाले साहब ने मुझे कंधों पे उठा लिया कहीं मैं कुचला न जाऊं हजूम के अंदर। तो जैसे नारे लग रहे थे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे लाखों कुर्बान जाने कुर्बान हुई। तो मैं वाले साहब के कंधे पे सवार होके उसी तरह नाराबाजी कर रहा था। तो कैसे उनका सैलून, उस वक्त हवाई जहाज़ तो होते नहीं थे, ये बड़े लोगों ने रेलवे में अपने सैलून बुक करा रखे होते। अच्छा। कहते उनका सैलून है, उस वक्त तो बाबा जिना ही कहते थे। बाबा जिना का सैलून एन उस जगह के रुका जहाँ वाले साहब मुझे कंधों पे उठा के खड़े थे कि ताकि मैं बच्चे वो उसमें हजूम में कुचला न जाऊँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, हजरत नहीफ़ निज़ार थे उस वक्त, टीबी के आखिरी मरहले में थे। उनकी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे हाथ खड़ा किया ताकि वो कुछ इरशाद फरमा सकें। अच्छा। ऐसे ही हाथ खड़ा किया, एकदम से खामोशी छा गई। मोहतरमा फातिमा जना पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो मैं वाले साहब के कंधों पे जैसे ही हजरत ने ऐसे हाथ किया, एकदम खामोशी छा गई। मैं बच्चा था 9 साल का। अच्छा। वाले साहब के कंधे पे बैठा, मैं उसी तरह नाराबाजी कर रहा था। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हज़रत क़यादत ने मुस्कुराते हुए वाला साहब को करीब बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा ऐसे। मैंने ऐसे घूम कर देखा, ओ ये तो बाबा जिना है। तो मैं आज भी हज़रत क़यादे आज़म के हाथ का लम्स अपने कंधे पे महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ इब्राहिम ताहिर, कारकुन तहरीक पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। बचपन से लेकर अब तक पाकिस्तान किस किस्म के नशेब फराज से बाहर निकला, उनमें गया, जो तारीख़ रकम हुई, वो तारीख़ उन्होंने न सिर्फ देखी बल्कि तारीख़ जी भी, और अपने एक तवील तजर्बे और मुशाहिदे की बिना पर वो आज भी पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला शादो आबाद रहेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें बड़ी मजबूती के साथ, बड़े हौसले के साथ आगे बढ़ना है। और अगर हम ये तय कर लें कि हम एक मजबूत कौम बनकर दिखाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जनाब, पाकिस्तान मवाक़ों की सरजमीन है, हमारी उम्मीद और हमारे यकीन है। मसाइल के अंबार के बावजूद किस कदर ज़रख़ेज़ है, जानेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब से। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने भी अपनी 76 साला तारीख़ में हम बे इंतहा वसाइल और मौक़े होने के बावजूद मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहे हैं। आपके ख़्याल में फ़ौरी तौर पर ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए कि जिनके करने से मुल्क से मुफलिसी और हमारी कौमी मजबूरियों का ख़ात्मा हो सके? ये सवाल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने जापानियों से पूछा था और कोरियन से भी। जापानियों ने ये जवाब दिया कि हमारे पास वसाइल कम थे, बल्कि थे ही नहीं, इसलिए कि जापान दूसरी आलमगीर जंग में
बिल्कुल तबाह हो चुका था। ज़ाहिर है उस पे एटम बम गिराया गया था। तो उन्होंने कहा हमने अपने तमाम वसाइल मुख्तस कर दिए तालीम के लिए। तालीम चाबी है, शऊर है, और कौमों की हिफाजत सिर्फ अफवाज नहीं करती, और अगरचे सिविल अदारे बहुत अहम हैं, लेकिन तालीम होगी और अच्छी तालीम होगी। जापान का तालीमी निज़ाम बहुत शानदार है, और हमारी तरह 2-4 घंटे बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि 10-12 घंटे पढ़ते हैं। इसी तरह जब वो कोरिया गए तो यही सवाल उन्होंने कोरियन से पूछा। उन्होंने कहा, जनूबी कोरिया, तो उन्होंने कहा कि आपको बताएंगे, और वो तजस्सुस उन्होंने बरकरार रखा। जब वो अपना दौरा इख्तिताम पजीर होने वाला था तो उन्हें ले गए एक जगह पर जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के तराजुम हो रहे थे और किताबें छप रही थी। दुनिया भर में जो अच्छी किताबें छपती थी, जो तलबा में शऊर पैदा करें, उनका तनाज़ुर वसी करें, वो बताया कि दुनिया में जहाँ कहीं कोई अच्छी किताब छपती है वो हम यहाँ शाया करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो दोनों का जवाब एक ही है, तालीम। अरुण साहब, आजकल पाकिस्तान में $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर का तस्करा बहुत हो रहा है। आप पाकिस्तान की तारीख के शाहिद भी हैं, तो ये बताइएगा कुदरती वसाइल से कौम की हालत बदलने के लिए ऐसा क्या है जो अब तक नहीं किया गया और जिसके इख्तियार करने से मुमकिन है कि आज हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मादनियात तो दुरुस्त है। बाद लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हुकूमत जो भी काम, हमारा मिजाज ऐसा हो गया है कि हुकूमत कोई भी काम करे, इस्टेब्लिशमेंट कोई भी काम करे तो हम उसे शक की नज़र से देखते हैं, और उसकी वजूहात भी हैं। लेकिन मादनी वसाइल मौजूद हैं और इतने ही हैं, इससे ज़्यादा हैं मादनी वसाइल। यानी तांबा भी है, सोना भी है, लोहा भी है, लिथियम भी है, और भी बहुत से मादनी वसाइल हैं। मैं एक बार बलूचिस्तान गया तो मैं देख कर हैरत ज़दा रह गया। बड़ा शानदार पत्थर है, बाज़ जगहों पर तो ऐसा पत्थर है कि दुनिया में शायद ही कहीं हो गया, यानी दूध की तरह सफ़ेद पत्थर जिसमें कोई दाग नहीं, चागी में है। ये पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला है। तो वो मैंने पूछा ये पत्थर कैसे तोड़ते हैं? उन्होंने कहा बारूद से। मैंने कहा उसमें तो 40-50% ज़ाया हो जाता है। तो फिर वहाँ जो साहब थे ज़िम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, और फिर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिला तो उन्होंने कहा कि वो आपका पैगाम मुझ तक पहुंच गया था, वो इटली से मशीनें मंगवाएंगे। अब वो मंगवाई या नहीं मंगवाई, मगर ये है कि उसमें तो कोई पत्थर ज़ाया होता नहीं। मेरा ख्याल है 2-4% होता होगा काटने में। तो हमने अपने मादनी वसाइल को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। रिकॉर्ड एक्ट में है सोना न सिर्फ, और ये वज़ीरिस्तान वगैरह की बात हो रही है, दुरुस्त है, गैस भी वहाँ मौजूद है। इसी तरह बलूचिस्तान में और जगह हैं जहाँ ज़ैन एक जगह है, वहाँ गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और ये अपना सवात में सोना मौजूद है जिसका कोई ज़िक्र नहीं होता। जिन साहब ने वो रिपोर्ट बनाई थी, मेरी उनसे मुलाकात है और 10-12 बरस से है। वो नहायत ही ट्रुथफुल आदमी हैं। तो उनका अंदाज़ा ये है कि कई $100 बिलियन के ज़खायर मौजूद हैं। अब तो उनको इस्तेमाल करने पे है ना, लेकिन हमारी हुकूमतों का मिजाज ये है कि जल्दी नतीजे निकला। माना कि मुआशी अबतरी की दलदल बहुत गहरी है, लेकिन सियासी, मजहबी और समाजी बुनियादों पर कौम में तकसीम की लकीर उससे भी गहरी है। बेयकीनी के काले बादल और नाउमीदी की घटाओं के बावजूद पाकिस्तान बागो बहार भी है और बाग़े बहिश्त, गुलो गुलजार भी है और नूरे निखार भी। पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी आज़ादी, हमारा इख्तियार, हमारी अक़दार और हमारी रवायात भी पाकिस्तान ही है। खिता पाक के देहात में बसने वालों की मस्त जिंदगानी हो या शहरों में वक्त के साथ दौड़ने वालों की कहानी, हुब्बुल वतनी, सियासी शऊर और समाजी आगाही सबका मुश्तरका असासा है। और पाकिस्तान हम सबका पैमाने वफा, अज़्मे आलिशान है। आलमी हालात की गरम भट्टी हो या फिर अंदरूने मुल्क सियासी तमाशबीनों का सर्कस, मायूसियों की आंधी हो या नाकामियों का तूफान, उससे तो आगे बढ़ना ही है। मुस्तहकम और शानदार मुस्तकबिल वतन अजीज का
ہمیشہ سے منتظر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔